स्टार्ट करते हैं सीटेट स्पेशल क्लास को और आज की हमारी क्लास होने वाली है बाल विकास पेडागोजी पर आधारित क्लास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास के अंतर्गत 30 प्रश्न पेपर 1 में और 30 प्रश्न पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से सीडीपी को समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपको यहाँ से जो भी समझाया जाएगा आपको हिंदी पेडागोजी में लाभ करेगा, ईवीएस में भी फायदा पहुँचाएगा और एसएसटी हो गया, मैथ पेडागोजी, सभी सब्जेक्टों में यहाँ से लाभ पहुँचेगा आपको। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सीडीपी के क्वेश्चन अपने क्लास में होने वाले हैं। तो ये रहे कुछ प्रश्न आज के। तो लेट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी सेकंड का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए इसी बात पर पहले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार पहले सामान्य क्षमताएं विकसित होती हैं और बाद में विशिष्ट क्षमताएं। ए ऑप्शन कह रहा है समीप से दूर, बी ऑप्शन कह रहा है मस्तिष्क से अंगों की ओर, सी ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट और डी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए कमेंट करना स्टार्ट करिए आप लोग। बिल्कुल, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सामान्य क्षमताएं विकसित होती हैं और बाद में विशिष्ट क्षमताएं। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट उत्तर। बिल्कुल, जो भी लोग सी ऑप्शन को बता रहे हैं उनका उत्तर एकदम सही है। अगर आपने भी सी ऑप्शन दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है, एक प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर आपको इनके बारे में पूरी मैराथन क्लास चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी की क्लासेज करा दी गई हैं। ठीक, तो चलिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कौन सा कथन होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीखना विकास से पहले होता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि विकास सीखने का परिणाम है, सी ऑप्शन विकास और सीखना स्वतंत्र हैं और डी ऑप्शन विकास सीखने से पहले होता है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। देखिए अगर बात करेंगे ए ऑप्शन की तो कह रहा है कि सीखना विकास से पहले होता नहीं भाई साहब, पहले विकास होगा तब बालक सीखेगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि विकास सीखने का परिणाम है, तो बिल्कुल नहीं, विकास सीखने का परिणाम नहीं होता पियाजे के अनुसार। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विकास और सीखना स्वतंत्र हैं, तो ये भी स्वतंत्र नहीं, बाकी आप समझ रहे हैं। ठीक है, और हमारा डी ऑप्शन कह रहा है कि विकास सीखने से पहले होता है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन सही करें, क्योंकि सबसे पहले बालक के अंतर्गत विकास होता है, जब उसका विकास हो जाता है तब बालक धीरे धीरे सीखता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग का तात्पर्य है। मैंने आपसे बताया था स्कैप फोल्डिंग का जो अर्थ होता है वह होता है क्या, सहारा देना, बालक को सहारा देना। अब ऑप्शन में ढूंढिए आप। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड द्वारा सीखना, बिल्कुल नहीं, कोई भी मनोवैज्ञानिक दंड की बात नहीं करेगा, इसलिए ए ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता, और सी ऑप्शन कह रहा है कि स्व अधिगम, और डी ऑप्शन परिपक्वता। तो जस्ट मैंने अभी बताया था इसके फोल्डिंग का जो अर्थ होता है सहारा देना होता है, तो इसलिए हमारा परिपक्वता नहीं होगा, ना ही स्व अधिगम होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता। कुछ समय तक शिक्षक को बालकों की सहायता करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सहायता से दूर होना चाहिए, ताकि बालक अपने ऊपर निर्भर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही नहीं होगा, माफी चाहेंगे, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि नैतिक विकास में कोहल वर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर मुख्यतः किस पर आधारित है। कोहल वर्ग ने अपने जो सिद्धांत दिए थे, कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे कोहल वर्ग।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। और कोहलबर्ग को पूछा जाए तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन सभी को आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए क्या पूछा जा रहा है? पूर्व परंपरागत स्तर मुख्यतः किस पर आधारित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक नियम, बी ऑप्शन आंतरिक मूल्य, सी ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड, और डी ऑप्शन नैतिक तर्क। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो बात करेंगे पूर्व परंपरागत स्तर जो है मुख्यतः किस पर आधारित था? वो था पुरस्कार एवं दंड पर आधारित। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से हम नहीं बताएँगे इस प्रश्न को, क्योंकि हमने इससे पहले कोहलबर्ग को विस्तार से पढ़ा दिया है अपने चैनल पर। जाइए वहाँ प्लेलिस्ट बन चुकी है, देखिए क्लास को, ठीक है? क्योंकि कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमने तीनों मनोवैज्ञानिकों को करा दिया है वहाँ पर। जाइए प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने जो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को 4 पार्टों में बांटा था। कौन कौन सा था? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं थी हमारे जीन पियाजे की, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की उम्र कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र होती है। ये जानते रहिएगा। अब आपको अनुमान लगा लेना है कि 2 से 7 वर्ष का जो बालक होगा, उसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी। क्या आत्म केंद्रिता नहीं होगी, संरक्षण की समझ नहीं होगा, या प्रतीकात्मक खेल नहीं होगा, या तर्कहीन सोच नहीं होगा। हमने अवस्था बता दिया है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। तो अब आपको यहाँ से सोच लेना चाहिए कि कौन सा हमारा सही हो सकता है। चलिए कमेंट करिए। इस प्रश्न में 10 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। बिल्कुल। आत्मकेंद्रिता, कई लोग ए, कई लोग सी, बी, सब मिलाकर देना। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो उत्तर होगा, अगर बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता नहीं होगी, वह क्या नहीं होगा? संरक्षण की समझ नहीं होगा। क्योंकि 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है, उसके अंदर इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो होगा, संरक्षण की समझ, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। यही नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव उत्तर देना था। बाकी तर्कहीन सोच ये सब होते होंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर देखेंगे। कह रहा है कि अधिगम में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन कोहलर, और डी ऑप्शन पावलोव। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिए थे वो थे हमारे कोहलर महोदय। इंपॉर्टेंट है। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वन मानुस पर किए थे प्रयोग। नोट करिए, वन मानुस, नोट कर लीजिएगा, मानुस। ठीक, वन मानुस। और इस वन मानुस का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था? सुल्तान था। ठीक, सुल्तान। चलिए सुल्तान लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, सुल्तान था। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा कोहलर सही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए। प्रश्न में भी एक प्रश्न है, आप देखिए। कह रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, आपको पता हो गया ना कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जन्मदाता कौन था? तो वो थे गार्डनर महोदय। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पर चलेंगे। कह रहा है कि केवल भाषाई बुद्धि पर ध्यान देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से पढ़ाना। अगर बात हो रही बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो यहाँ पर सभी बच्चों को समान तरीके से नहीं पढ़ाएंगे आप, क्योंकि बालक की बुद्धि क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे सीख नहीं सकते, इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न बुद्धियों के अनुसार शिक्षण करना, और डी ऑप्शन केवल आईक्यू आधारित मूल्यांकन, ये गलत हो जाएगा। आपको बताना है ए और सी में उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए कमेंट करिए, ए और सी में उत्तर कौन सा सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ए गलत होगा। हमारा जो उत्तर होगा, विभिन्न बुद्धियों के अनुसार शिक्षण करना।
ठीक है, विभिन्न बुद्धियों के अनुसार शिक्षण करना, यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्लास को आराम से इसलिए हम करा रहे हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने में अवरोध उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रेरणा, बी ऑप्शन रुचि, सी ऑप्शन चिंता, डी ऑप्शन आत्मविश्वास। तुरंत कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए जल्दी बताइएगा। ए बी सी डी कमेंट करिए एक बार। सीखने में अवरोध उत्पन्न कौन सा करेगा बताइए। देखिए, प्रेरणा जो है सीखने में अवरोध उत्पन्न नहीं करता, तो ये तो हमारा सही है, इसलिए हमें काटना पड़ेगा। और बी ऑप्शन रुचि, अगर रुचि रहेगी तो बालक अच्छे तरीके से सीखेगा, इसलिए हमारा ये भी सही था, गलत करेंगे। आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, ये भी सही था, इसलिए काटेंगे। लेकिन जो चिंता शब्द है ये हमारे सीखने को अवरोध बना सकता है, सीखने में रुकावट बन सकता है, इसलिए चिंता को आप टिक करिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का दार्शनिक आधार है। क्या आधार है? प्रतियोगिता है, पृथक्करण है, या समानता व विविधता का सम्मान है, या वर्गीकरण है। आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को विशिष्ट बालक मानती है। ठीक है, बस उसी को कोटेशन को याद करिए और उसका उत्तर निकल जाएगा। चलिए देखिए, प्रतियोगिता किसी भी बालक में नहीं होगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा इसको नहीं मानती, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव, तो बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा अलगाव को ही विरोधी मानती है। ठीक है, और वर्गीकरण वही बात हो गया। हमारा उत्तर जो होगा समानता और विविधता का सम्मान करना, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। उससे पहले एक निवेदन, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस बार हमने आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड कर दी है। आप डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे 2 क्लासेस दिन में हो रही हैं, लाइव जुड़िए और पढ़िए। ठीक, चलिए प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, किससे संबंधित है। तो मानवतावादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानात्मक, बताइए। ए बी सी डी उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए तुरंत। बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, तो वह होता है व्यवहारवादी का दृष्टिकोण। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि अधिगम हस्तांतरण का नकारात्मक उदाहरण है। नकारात्मक, देखिए अधिगम हस्तांतरण का मतलब ही होता है अगर एक कार्य को करने वाला व्यक्ति दूसरे कार्य को नहीं कर पाता, वहां पर नकारात्मक हो जाएगा। ठीक, ये जानते रहेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गणित से विज्ञान में सहायता। बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा से दूसरी भाषा सीखना। सी ऑप्शन कह रहा है कि गलत आदत का नए कार्य में प्रयोग। डी ऑप्शन पुराने ज्ञान का प्रयोग। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे नकारात्मक उदाहरण की, देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, गणित से विज्ञान में सहायता, बिल्कुल सही, गणित से विज्ञान में सहायता मिलती है, इसका मतलब हमारा सकारात्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन काट देंगे क्योंकि नकारात्मक हमें उत्तर चुनना है। बी ऑप्शन करें कि मातृभाषा से दूसरी भाषा को सीखना, बिल्कुल सही, ये हमारा सही हो सकता है, इसलिए हमें इसे काटना पड़ेगा। और डी सी ऑप्शन गलत आदत का नए कार्य में प्रयोग, यही हमारा नेगेटिव होगा, यही हमारा उत्तर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तुरंत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। ए ऑप्शन आत्मनियंत्रण, बी ऑप्शन सहानुभूति, सी ऑप्शन तर्क क्षमता, डी ऑप्शन आत्म जागरूकता। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं है,
देखिए, अगर बात करेंगे भावनात्मक बुद्धि के घटक की, तो जो आत्मनियंत्रण होता है, ये भावनात्मक घटक का होता है, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा। और बी ऑप्शन सहानुभूति, बिल्कुल यह सही है, लेकिन हमें काट देना पड़ेगा। तर्क क्षमता जो है, यह हमारा भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं माना जाता है। समझ लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिए, और क्या आपको प्रश्नों के जो पैटर्न है सही लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और कितने लोग हैं जो सुबह की क्लास को देख रहे हैं और शाम की क्लास को देख रहे हैं, दोनों क्लासेस देख रहे हैं, कमेंट में ये भी बताइए। क्योंकि समय कम है तो मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका परीक्षा पता है, आपको बहुत जल्द होने वाले हैं, डेट आपको पता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा किसने दी थी। पहचान संकट की अवधारणा की बात कर रहा है। ए ऑप्शन पियाजे, बी ऑप्शन इरिक्सन, सी ऑप्शन फ्रायड और डी ऑप्शन कोहलबर्ग। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, पियाजे, इरिक्सन, फ्रायड या कोहलबर्ग, या अपने हिसाब से कोई ऑप्शन बता सकते हैं तो बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बिल्कुल सही। अगर बात करें किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा किसने दी थी, तो वो दिए थे हमारे कौन, इरिक्सन महोदय ने। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट करिए, क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एकदम परीक्षा स्पेशल क्लास है आपके लिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होगा ये बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि रैंक देना, बी ऑप्शन त्रुटि ढूंढना, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया को समझना और डी ऑप्शन दंड देना। चले, रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो किसी भी मूल्यांकन का उद्देश्य रैंक देना नहीं होगा, ना ही त्रुटि ढूंढना होता है, ना ही दंड देना होता है। ये तो नकारात्मक शब्द है, हमने आपको पहले भी बताया था, अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द होते हैं। यहाँ पर जो उत्तर होगा, सीखने की प्रक्रिया को समझना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता में मुख्य अंतर क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों समान होते हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, दोनों समान कैसे होंगे, नहीं होंगे, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम अक्षमता विशिष्ट होती है, सी ऑप्शन कह रहा है कि बौद्धिक अक्षमता अस्थायी होती है, और डी ऑप्शन दोनों केवल भाषा से जुड़े हैं। तो बताइए, बी सी डी से उत्तर कौन निकलेगा सही। चलिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोनों केवल भाषा से जुड़े हैं, कट जाएगा, गलत है। बौद्धिक अक्षमता अस्थायी होती है, बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा, अधिगम अक्षमता विशिष्ट होती है। अधिगम अक्षमता को विशिष्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि बालक सीखने के दौरान त्रुटियां करेगा, और बालक जो है त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है, इसलिए इसे विशिष्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक कारक विकास को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन कह रहा है कि हार्मोन, बी ऑप्शन अनुवांशिकता, सी ऑप्शन परिवार एवं समाज, डी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र। चले, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक शब्द पकड़िए, सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बात कर रहा है। तो क्या हार्मोन के द्वारा यह प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। अनुवांशिकता, बिल्कुल नहीं। हमारा जो प्रभावित होगा परिवार एवं समाज के द्वारा प्रभावित होगा। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, तभी तो उत्तर निकलेगा ना। चले, सी ऑप्शन सही कर लिए ना आप लोग, सी ऑप्शन नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम की मात्रा, बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम की मात्रा पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। बी ऑप्शन परीक्षा पैटर्न, परीक्षा के बारे में पहले सोचेंगे नहीं, क्योंकि प्रभावी शिक्षण कार्य कराना है आपको, तो सबसे पहले आप बालक को ये बारे में सोचेंगे, ठीक है। बी और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक वाला गलत होगा। सी ऑप्शन बालक की पूर्व अवधारणाओं पर, बिल्कुल सही। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
कैसे? कह रहा था प्रश्न में क्या? समझिए पहले, कह रहा था कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो भाई साहब बालक की पूर्व अवधारणाओं के बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा, तभी बालक समझेगा कि नहीं समझेगा ये जान पाएँगे आप, ठीक है? तो उसके पूर्व अवधारणाओं से संबंधित चीज़ों को आप सिखाएँगे, तभी बालक आसानी से सीख सकता है, ठीक? चलिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। कह रहा है कि सीखने की गति सबसे अधिक प्रभावित होती है। कब होगी? उम्र से होती है, प्रेरणा से होती है, कक्षा के आकार से या विद्यालय भवन से। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सीखने की गति होती है वह विद्यालय भवन से कभी भी प्रेरित नहीं होगी, ना ही प्रभावित होती है। और कक्षा के आकार, क्या कक्षा बड़ा होगा या छोटा होगा इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वह पड़ेगा प्रेरणा से। क्योंकि अगर बालक मोटिवेट रहेगा तो बालक की सीखने की गति जो है सबसे अधिक होगी, ठीक? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के सिद्धांत की सीमा मानी जाती है? कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पियाजे के सिद्धांत की सीमा मानी जाती है, किसे माना जाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है अवस्थाओं की स्पष्टता, बी ऑप्शन सामाजिक कारकों की उपेक्षा, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास पर बल, डी ऑप्शन सक्रिय विद्यार्थी की अवधारणा। चले बताइए, पियाजे के सिद्धांत की सीमा माने जाते हैं, तो बताइए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर। चलिए, अवस्थाओं की स्पष्टता बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा होगा सामाजिक कारकों की उपेक्षा, यही हमारा पियाजे के सिद्धांत की सीमा माना जाता है, ठीक? यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक की सुविधा या अनुशासन नियंत्रण, बालक का सर्वांगीण विकास या केवल परीक्षा सफलता? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर सही हमारा। चलिए, बिल्कुल, एक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल सही। देखिए, शिक्षक की सुविधा के बारे में आप नहीं सोचेंगे और अनुशासन के बारे में आपको कुछ कार्य नहीं करना क्लास में, ठीक है? और केवल परीक्षा ये तो नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, एक बाल केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र कार्य होता है, वह होता है क्या? बालक का सर्वांगीण विकास। ये एक वाक्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि बालक ही केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है? इसलिए बालक का सर्वांगीण विकास आपका परम कर्तव्य है कराना, ठीक? चलें, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, क्लास में उतने ही प्रश्न कराए जाते हैं ताकि आप समझ सके, सीख सके। आप किताबों को पढ़िए, अच्छे तरीके से किताबों को पढ़िए। कोई भी किताब हो, आपके पास सीटेट के लिए कोई भी बुक हो, आप उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ेंगे ज़रूर पेपर से पहले, ठीक? अगर अभी तक भी आपके पास बुक नहीं है, अभी भी आपके पास समय है काफ़ी, हमने यहाँ पर कुछ चुनिंदा किताबों को लगा दिया है, आप वहाँ पर देखिए, लिंक मिल जाएगा वहाँ पर टच करिए, आपको लगभग 8 से 10 किताबें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक? आप उनको एक बार देखिए, अगर आपको अच्छी लग जाएँ तो आप ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन लीजिए, चाहे जाकर दुकान पर लीजिए, लेकिन किताब पढ़िए, ठीक? प्रैक्टिस सेट तो हम करा रहे हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। बाकी आप अलग से कुछ प्रैक्टिस सेट हल करिए, अपने मन से हल करिए, किताबों से हल करिए, चाहे जैसे भी करिए। भाई साहब समय कम है तो नंबर अधिक लाना है हमें उसमें भी, ठीक? चलें। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ठीक? तो तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।